एंड वेलकम टू वन मोर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ISRO एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, इसरो एग्ज़ाम को किस तरीके से क्रैक करना है उसके बारे में समझेंगे। यूट्यूब पे आपको इस सेम कंसेप्ट पे बहुत से वीडियो मिलेंगे, लेकिन इसमें उन्होंने काफ़ी हद तक फालतू चीज़ें बता के वीडियोस की लेंथ अननेसेसरी बढ़ाई है। बट यहाँ पे आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं सारी चीज़ें जो है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आपको बताऊँगा एंड एक क्लियर स्ट्रेटजी दूँगा, जिसके अलावा आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को पता है कि पिछले 2 सालों से इसरो ने कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया है। रिसेंटली एक RTI फाइल हुआ था, उसके बेसिस पे उन्होंने ये कहा है कि यस वी में रिक्रूट अगेन। यूट्यूब पे भड़मार लगी हुई है कि वैकेंसीज आ गई। ऑफिशियल रिक्रूटमेंट का नोटिस जो है वो अभी तक नहीं आया है, बट चांसेस ये हैं कि सारी चीज़ें जैसे नॉर्मल हो चुकी है, तो यहाँ पे इसरो भी रिक्रूटमेंट जो है कंडक्ट करेगा एंड 2 साल की जो पाइलअप वैकेंसीज़ है वो जो है उसका इफ़ेक्ट आपको दिखेगा कि वैकेंसीज बहुत बढ़ गई हैं। अच्छा, ये एग्ज़ाम कौन प्रिपेयर कर सकता है? ये एग्ज़ाम जो है जो अभी करंट स्टूडेंट्स जो है जो भी वो कर सकते हैं, मतलब जो कॉलेज में अभी है या फिर जो पास आउट है, दोनों कर सकते हैं। इसका एक सेपरेट क्राइटेरिया होता है CGPA का, एक बार आप देख लीजिएगा। उतना CGPA आपको ज़रूरी है एग्ज़ाम्स में होना, आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में होना। लेकिन ये दोनों स्टूडेंट्स जो है आराम से इसका प्रिपरेशन करके आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। कोई इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत इस इसरो एग्ज़ाम के लिए है नहीं। ओके, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फेजेस की बात करें तो अपने पास 2 टाइप की एग्ज़ाम्स होंगी गाइस। एक होगी रिटर्न एग्ज़ाम, ये होगा फेज़ नंबर 1। सेकेंड होगा आपका इंटरव्यू। अब तक जो रिटर्न एग्ज़ाम थी वो ऑफलाइन हुआ करती थी, लेकिन चांसेस ये है कि ये ऑनलाइन भी कंडक्ट कर सकते हैं। अगेन कोई क्लियर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है कि ऑनलाइन होना है ऑफलाइन होना है। जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग देखेंगे, बट दोनों में ही हमें क्या कोई इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। ऑनलाइन अगर होगा तो शायद ये लोग आपको एक कैल्सी दे दे ऑनलाइन, एंड जिससे थोड़ी जो लेवल होती है एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की वो बढ़ जाए। ओके, बट अगर हम सिंपली ऑफलाइन वाले कंसेप्ट पे ही डील करते हैं, या फिर जो सेम पैटर्न अब तक फॉलो हुआ है इसरो का, उसी को अगर मैं डील करता हूँ तो किस तरीके से हमने प्रिपरेशन करना चाहिए, इस वीडियो में हम इसके बारे में समझेंगे। इंटरव्यू, जब इसका इंटरव्यू अनाउंस हो जाएगा तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको अभी से इंटरव्यू के बारे में बता दी है। ओके, तो इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होंगी तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते गए इस वीडियो को, क्या करना है आपको। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि रिटर्न एग्ज़ाम जो है, रिटर्न एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हो सकती है। इसमें ये जो एग्ज़ाम का टाइप है गाइज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम को देख लो, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक जो है जिसमें टाइम इंपॉर्टेंट होता है, नॉलेज की टेस्टिंग होती है। दूसरा जो है जिसमें टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता, इन डेप्थ नॉलेज जो है टेस्ट होता है। आपको लगेगा क्या बोल रहे हो। 2 एग्जाम्पल देता हूँ। गेट एग्ज़ाम ले लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज ले लो। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको 90 मिनट्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। गेट में 180 मिनट्स में सिर्फ 65 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। गेट में आपको जो डेप्थ है नॉलेज का वो टेस्ट करेंगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका टाइम एंड नॉलेज किस तरीके से मैच करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो उसको टेस्ट करते हैं। ये भी एग्ज़ाम कुछ हद तक टाइम डोमिनेंट है, जिसमें आपका जो टाइम रहेगा वो काफ़ी कंपैरेटिवली कम रहेगा एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अगर ओरिजिनली बात करूँ जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था उसमें 80 के करीब कुछ क्वेश्चंस होते थे। 80 इंटू 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ था, 240 मार्क्स का जो है टोटल एग्ज़ाम हुआ करता था। ओके, उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के लिए ही इन्होंने 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो किया था। ओके, तो गाइज ये एग्ज़ाम ऑब्वियसली आपके इन डेप्थ नॉलेज को टेस्ट नहीं करने वाली, इसीलिए मैंने बोला था कि जो करंट स्टूडेंट है जिनका नॉलेज का डेप्थ इतना ज़्यादा नहीं है, शायद आपने सारे सब्जेक्ट्स अभी नहीं पढ़े होंगे, या फिर आप जस्ट लास्ट ईयर में हो एंड जब एग्ज़ाम जब तक आ रही है तब तक आप पास आउट हो जाओ, आपका इतना प्रिपरेशन नहीं हुआ, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिस एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें आपके नॉलेज की डेप्थ जो है वो टेस्ट नहीं होने वाली। रिटर्न एग्ज़ाम की बात करते गए, आपको करना क्या है, सिंपल पॉइंट्स में मैंने लिख के दिया है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसी बेसिस पे मैंने भी किया था, इसी बेसिस पे मेरे भी ये सारे एग्जाम्स निकले थे। तो सबसे पहले तो ऑल सब्जेक्ट्स मस्ट बी क्लियर। कोई भी ये मत सोचो कि सर मुझे प्रोडक्शन आता नहीं है, मुझे थर्मोडायनेमिक्स आता नहीं है, या फिर मुझे सॉइल इंजीनियरिंग आता नहीं है, इरिगेशन आता नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं आती तो इसको कर लो यार। देर आर लाइक लॉट ऑफ सोर्सेज अवेलेबल नाउ डेज। पहले के ज़माने में तो आपको मोटी फीस भरनी पड़ती थी, तब आप ये सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ते थे। अभी तो हर कोई उठा के फ्री में डाल रहा है सारी चीज़ों। तो जहाँ जहाँ नॉलेज मिल रहा है उसको ले लो।
सिर्फ उसको अच्छे से कंपाइल करके रखो, ऐसे नहीं कि बाद में आपको ज़रूरत लगे सेम वीडियोज़ वापस देखने की, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर है गाइज, आपके जो अटेम्प्ट रहेगा उसको मैक्सिमाइज आप तभी कर पाओगे जब आपके मैक्सिमम या फिर सारे सब्जेक्ट्स हो गए, मैक्सिमम भी छोड़ दे यार वर्ड, सारे सब्जेक्ट्स आपने करने ज़रूरी, जो जो सिलेबस में लिखा है हर एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर कोई बहाना देता है कि सर मैं ये 2 सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ, तो आपका सिलेक्शन वहीं पे ख़त्म है, समझ लो ये। अगेन सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट को रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो क्वेश्चन है या फिर जो आपका नॉलेज है ना ऑन द टिप्स हो, ओके, ऑन द टिप्स हो, आप इमीडिएटली जो है आंसर प्रोड्यूस कर पाओ। मूविंग ऑन, नेक्स्ट थिंग, ऑल फॉर्मूले टू बी रिमेंबर्ड, सारे फॉर्मूले याद होने ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जो है आपका जो रिवीजन टेक्निक है, रिवीजन टेक्निक में आप जो है याद करते हो, फॉर्मूले को देखते हो एंड उससे आप याद कर करके उनको सॉल्व करते हो, लेकिन मैंने आपको 10 बार बताया है कि रिवीजन जो है हमेशा रिटर्न फॉर्मेट में होनी चाहिए। लिखो फॉर्मूले को, जब तक वो आपके हाथों के नीचे से नहीं जाएगा, जो फॉर्मूला है ना उस पर आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है गलत लिखा है, ओके। ये एग्ज़ाम जैसे मैंने आपको बताया टाइम वर्सेस कंसेप्ट की एग्ज़ाम है, आपका कंसेप्ट, आपका नॉलेज टेस्ट होगा टाइम के साथ, तो इसका मतलब जो डेप्थ ऑफ एग्ज़ाम होगी या फिर डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस होंगी वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी, ओके। सो सबसे पहले प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सोर्सेज बहुत सारे। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन से सोर्सेज से पढ़े सर, कौन से यूट्यूब चैनल्स है, कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, कौन से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स है, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं इस पर एक क्लैरिफिकेशन दूंगा। अगेन इट विल नॉट बी बायस या कोई पेड प्रमोशन वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं करता हूँ। आज के ज़माने में आप देखोगे सारे चैनल्स पे लोगों ने अलग अलग अकेडमी के शर्ट लगा दिए हैं, बिकॉज ऑल दोज आर डूइंग सम पेड प्रमोशन। यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें नहीं है। तो गाइज जैसा मैं बता रहा था, ये चीज़ें जो है आपकी 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट प्रिपरेशन के बारे में। एक बार सब्जेक्ट प्रिपरेशन हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार सॉल्व करना ज़रूरी है, एक बार नहीं 2 बार सॉल्व करना ज़रूरी है। इसका क्या सेंस बनता है 2 टाइम सॉल्व करने का, वो भी बताऊंगा। एक बार आपके जो क्वेश्चन है ये 2 टाइम सॉल्व हो गए, इसके बाद आपको क्या करनी है, टेस्ट देनी है। टेस्ट कैसे दोगे, टेस्ट सीरीज तो है नहीं डेडिकेटेड कोई, या फिर कोई अगर कोई भी क्लासेस या कोई ऐसा कंडक्ट कर रहा है, अगर रीजनेबल प्राइस में है तो दे दो। ऐसे नहीं कि आपका 2-4 टेस्ट ले रहा है, वो ही सारा पिछला वाला क्वेश्चन कॉपी कर रहा है एंड आपको दे दिया, लो 10,000 या 20,000 या फिर 2,000 3,000 4,000, मत करो। रीजनेबल प्राइस है तो आराम से आप, मतलब बहुत सी मैंने एप्लीकेशंस देखी है, उनमें जो है आपको 500 में टेस्ट मिलती है, 600 में मिलता है, लोग करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन काफ़ी नीचे जा चुका है, ओके। तो वहाँ अगर मिलती है तो कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं सजेस्ट करता हूँ अगर उतना भी नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए ना 15 ईयर्स के, उन्हीं में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जनरली जो है गाइज वो क्वेश्चन पेपर ही होते हैं, 1 to 80 क्वेश्चंस होते हैं, इनका पीछे सॉल्यूशन होता है। बहुत सी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, गूगल पे या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा PYQ फॉर इसरो, ओके। तो उन्हीं पेपर को आपको क्या करना है, टाइम लगा के सॉल्व कर देना है। ऑलरेडी आपने 2 टाइम्स उसको रिवाइज किया था, अभी उसको टेस्ट करो कि क्या मैं वो सारे क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, किस तरीके से मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ओके। इसमें अपना जो क्वेश्चंस है जाइज, ये क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, देखो क्वेश्चंस जो है वो 60% जो है रिपीटेड होता है, इसीलिए मैंने बोला कि 2 टाइम्स आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। 2 बार रिवाइज करने का सेंस क्या है, सेंस यही है कि आपको एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 60% ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो पिछले जो पेपर्स हुए हैं उनसे रिपीट होंगे या फिर सेम कंसेप्ट ड्रॉ करेंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में सॉल्व करना है। थियोरी भी होती है इनमें, हालांकि सारे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, ऑलमोस्ट 60% थियोरी होती है, 40% न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट उन 60% में भी आप ऑलमोस्ट 60% पकड़ लो कि रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे। 30% न्यू क्वेश्चंस रहेंगे, न्यू क्वेश्चंस जो नए कंसेप्ट पे है, हालांकि वो कंसेप्ट सारा सेम ही लाइंस पे रहेगा, ऐसा नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन जो है नए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम ये अलग दुनिया के डाल दिया, अलग दुनिया वाले क्वेश्चंस भी है जो ये लिखे हैं मैंने। 10% अनसॉल्वेबल क्वेश्चन, इन पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमारा वैसे भी 90% हमने अगर फुल प्रूफ कर दिया इन दोनों में तो अपना काम हो जाएगा, ओके। लास्ट एक चीज़, अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करना है। मैंने बहुत सी एग्जाम्स में आपको बताया होगा कि जब मैंने एग्जाम स्ट्रैटेजी डाला होगा कोई, उसमें लिखा होगा बहुत सी एग्जाम में मैंने अटेम्प्ट को ऑप्टिमाइज़ करो और अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज़ करो। ऑप्टिमाइज एंड मैक्सिमाइज में डिफरेंस क्या है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1
अटेम्प्ट को ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ करना है मतलब बैलेंस में पेपर जो है वो करना है। ऐसे नहीं कि तुक्के मार दिए, सब 200 के 200 क्वेश्चन डाल दिए, पता चला कि सब मार्क्स नेगेटिव में है। यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाता है, क्योंकि लेवल ऑफ एग्ज़ाम इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती, इसीलिए आपको अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज़ करना है। ओके, अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज़ करने का एक तरीका है 50% रिस्क वाला तरीका। इसका मतलब यही है कि अगर कोई एग्ज़ाम है जिसमें मुझे A B C D 4 ऑप्शन दिए हैं, मुझे पता है कि कोई ना कोई 2 जो ऑप्शन है वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मेरे पास अभी 2 ऑप्शन बचे, तो ट्राई करो कि इन दोनों में से जो आपको सबसे क्लोजेस्ट लग रहा है उसमें टिक कर देना। ये है 50-50% वाला तरीका, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी से यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अगेन सारे क्वेश्चन में नहीं करना है। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया अनसॉल्वेबल टाइप कि जिसमें कुछ भी नहीं पता है, चारों जो है अननोन लग रहे हैं, वहाँ पे तुक्का मार के आगे नहीं करना है। ये पहली बात तो 60% जो रिपीटेड आएंगे, 30% जो न्यू आएंगे, उस पर हमें 101% फोकस करना है कि वो मेरे से बन जाए। इसके बाद जो बचे हुए हैं इसमें 50-50 वाला आप जो तरीका है यूज़ कर सकते हो। तो ये गाइज रिटर्न के लिए एडवाइसेस है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ ना, इसमें आपका 101% सारी चीज़ें कवर्ड है। ओके, इंटरव्यू के बारे में जैसे मैंने बताया था क्या करना है, तो गाइज किसी भी किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के कुछ सब कोर्स होते हैं। जैसे मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में आ जाता है ऑटोमोबाइल, उसके बाद आ जाता है थर्मल डिज़ाइन आ जाता है, सेम सिविल इंजीनियरिंग का भी होता है, सेम इलेक्ट्रिकल्स का भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होता है। तो जो कोर होता है आपका मेन कोर ब्रांच, उसको सब कोर्स में डिवाइड किया जाता है। तो आपको क्या करना है, इंटरव्यू के लिए कोई भी 2 सब कोर जो है ना वो प्रिपेयर करने हैं, 2 सब कोर विद 2 सब्जेक्ट। जैसे अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ, थर्मल अगर आपका सब कोर है तो उसमें थर्मोडायनामिक्स RAC मैंने प्रिपेयर कर लिया। डिज़ाइन की बात करूँ तो SOM डॉम या फिर डिज़ाइन ऑफ मशीनरीज MD, ये मैंने कवर कर लिया। ठीक है, तो बस ये 4-5 से ही आपका काम हो जाएगा। वहाँ पे जनरली ISRO में जो इंटरव्यू आपका लेते हैं वो आपको ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछते, वो आपको बताएंगे प्लीज़ टेल मी कि आपका जो कंफर्टेबल सब्जेक्ट्स है वो कौन से है। तो वो काफ़ी लॉयल आपका इंटरव्यू लेंगे, कुछ भी ऐसे नहीं बम्बार्डमेंट कर दिया कुछ भी नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ के। काफ़ी अच्छे से इंटरव्यू वहाँ पे होता है। एंड मैंने ये भी आपको पहले बताया होगा कि ज़िंदगी में आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना किसी एग्ज़ाम का, तो हमेशा BARC एंड जो आपका ISRO, इनका इंटरव्यू ज़रूर फेस करना। भले आप उसमें पास हो जाओ फेल हो जाओ, लेकिन इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने में मिलता है। ठीक है, तो प्रिपेयर करो 2 सब कोर्स एंड 2 सब्जेक्ट्स, मतलब टोटल 4 से 5 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है। ऐसे नहीं कि किसी एक ही सब कोर के मैंने सारे 5-6 सब्जेक्ट रट लिए, मत। 2 एटलीस्ट जो है वो ब्रांचेस या फिर 2 सब कोर्स को है प्रिपेयर करना है। ठीक है, मूविंग ऑन, थिंक एंड आंसर। ये एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें आपके सामने जो लोग बैठे हुए काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। ठीक है, वो ऐसे ही नॉर्मल कोई लोग नहीं जिनको आप कुछ भी आंसर दे दो तो वो रिलेट कर जाएंगे, नहीं। उनकी जनरली उस एरिया में एक्सपर्टाइज होती है, इसीलिए वो वहाँ बैठे हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन भी उसी एरिया का पूछते हैं। ठीक है, तो हमेशा ISRO या BARC ऐसी टेक्निकल एग्जाम्स है जिनका आप आंसर जब दोगे थोड़ा सा सोचो। कोई आपको जल्दी में जज नहीं करेगा कि आपने जैसे क्वेश्चन बोला वैसे ही आंसर आपका आ गया। तो यू हैव टू थिंक एन आंसर। ओके, ये थिंकिंग प्रोसेस में क्या रहता है, थिंकिंग प्रोसेस में आपका अप्रोच जो है वो ये लोग काफ़ी ज़्यादा जज करते हैं कि आप प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हो। क्योंकि ये दोनों जो PSUs है, BARC एंड ISRO, ये ऐसे डोमेन्स में काम कर रही है जहाँ पे अभी तक डिस्कवरीज काफ़ी ज़्यादा नहीं है, इसलिए अप्रोच पे ये लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। कोई भी रैंडम आंसर देने पे ये लोग आपको मतलब अच्छे से जज नहीं करेंगे। तो हमेशा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर थोड़ा सोचिए एंड उसके बाद ही बात कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है थिंक बिफोर फ्रेमिंग द सेंटेंस। इसका मतलब क्या है, मैंने बोल दिया आई एम केतन, तो ये तीनों वर्ड से ये लोग जो है ना आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिराइव कर लेंगे। वाई योर नेम इज़ केतन, वाई यूर यूजिंग आई। तो ये सिंपल मैंने एक सेंटेंस से एक क्वेश्चन बना दिया। इसीलिए गलती से भी ऐसे शब्द मत बोल देना जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है एंड या फिर आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो। इसीलिए एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू का आंसर देने से पहले थोड़ा सोचना है, सोचने के बाद ही आपको क्या करना है, आंसर देना है, सही से फ्रेम करना है। अगेन अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले ले तो कोई आपको जज नहीं करने वाला। ओके, मूविंग ऑन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा आपको कुछ भी बोल देंगे। जैसे मुझे पूछा गया था कि ये एक इस तरीके का सिलेंडर है, इस सिलेंडर से फ्लो रेट वाटर फ्लो हो रहा है, तो मुझे बताओ कि इसका फ्लो रेट वर्सेस हाइट का ग्राफ किस तरीके से होगा। तो मैंने बता दिया। इसके बाद उन्होंने इसमें और मॉडिफिकेशन किया कि बोले कि अभी इस तरीके का कोनिकल सेक्शन है, इसमें आप ग्राफ का कर्व बताइए। मैंने बता दिया। इसके बाद बोलते हैं कि इस तरीके का सेक्शन है, फिर बताइए।
हाँ, तो आपको क्या कर रहे हैं, इसके बाद बोला इस तरीके का सेक्शन है, तो आपको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रॉब्लम की क्रिटिकलिटी ये लोग बढ़ाते जाएंगे। इसीलिए इस ऐसे एटमॉस्फेयर में आपको थोड़ा सा सोच के आंसर देना है, ठीक है। गलती से भी मत करो, क्योंकि अगर आपने कोई गलत आंसर दे दिया तो दे विल ट्राई टू करेक्ट यू, एंड आपको करेक्ट करते करते फिर आपको बुलवा देंगे कि हाँ हाँ सर मेरे से गलती हो गई, बस वहीं पे आप फंस जाओगे। इसीलिए थोड़ा सोच लीजिए। नोट से नो टू सॉरी, मतलब अगेन ये यूपीएससी वाले इंटरव्यू नहीं है कि नहीं पता तो सॉरी बोल दो, एटलीस्ट ट्राई करो विथ सम लॉजिकल अप्रोच, लॉजिकल फैक्ट के साथ आप ट्राई करो। सारे आंसर्स में से 10 में से आप 5 में सॉरी बोला होगे तो वो लोग यही सोचेंगे कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। लास्ट, क्या आपको ज़रूरत है मॉक इंटरव्यू अटेंड करने की? तो अगेन मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है मॉक इंटरव्यू अटेंड करने की। ये जो अप्रोच है इसी को फॉलो करोगे तो हो जाएगा। अगर कोई अगेन रीजनेबल प्राइसेस में इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर इट। बट जो ISRO इंटरव्यू होता है इसकी जो अनसर्टिनिटी है वो 100% है, मतलब कब क्या पूछ लेंगे, कब क्या आ जाए कोई जज नहीं कर सकता। जनरली सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यूज़ या फिर PSUs के इंटरव्यू काफ़ी टिपिकल होते हैं, आप जज कर पाओगे कौन से क्वेश्चंस है, क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे आपको जो आदमी बैठता है एग्जामिनेशन के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मॉक टेस्ट आपके पास है या फिर मॉक इंटरव्यू अवेलेबल है कहीं लोकेशन पे तो कर सकते हैं, ऑनलाइन होगा कर लो, विथ रीजनेबल प्राइस है कर लो। बट अगर नहीं दिया तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ओके। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। यही सारे पॉइंट्स जो है गाइस शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैंने आपको बताया है, इसको फॉलो कीजिए, 101% सिलेक्शन गारंटीड है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।